अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इस्लाम अमन पसंद मजहब है, भाईचारे को फ़रोग देता है, मोहब्बत का दर्स देता है और उसका सबूत न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले उस मुसलमान ने मस्जिद के दरवाजे पर दिया। उस बदबख्त दहशतगर्द को भाई कहकर मोहब्बत से पुकारा और उस खुलूस और भाईचारे के जवाब में उसे नफरत की शक्ल में मौत मिली। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बाद आलमी बिरादरी को भी होश में आने की ज़रूरत है। इन वजूहात को और इन किरदारों को बेनकाब करने की ज़रूरत है जो अपने मफादात के लिए, अपनी इंतहा पसंद सोच के लिए खौफ के सौदागर बने हुए हैं। जब बात किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने की हो तो वो दहशतगर्द, लेकिन जब दहशतगर्दी कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले करे तो वो जहनी माजूर। अब हम हक़ाइक़ से मुँह नहीं मोड़ सकते। दुनिया भर में लोग बाशऊर हो रहे हैं। इन मुट्ठी भर लोगों को अब अपनी सोच को बदलना होगा, अमन की तरफ आना होगा। नफरत के सौदागरों को भी अब होश के नाखून लेना होंगे, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे कीमती ये ज़िंदगी है और खून का रंग भी सबका एक है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। खौफ बेचना आसान, लेकिन उसे सहना मुश्किल तरीन काम है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज न्यूजीलैंड में हुआ, इस हवाले से मैं तफसीली तौर पर बात करूँगी प्रोग्राम में। इसके अलावा दीगर इशूज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी, 2 मसाजिद में 49 नमाजियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। दर्जनों अफराद जख्मी। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जुनूनी हमलावर नमाजियों को खून में नहलाता रहा। नमाजी ने हेलो ब्रदर कहा, हमलावर ने भाई कहने वाले को गोलियों से छलनी कर दिया। किसी ने छुपकर, किसी ने खिड़की से कूद कर जान बचाई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा। 2 एनआरओ की वजह से मुल्क ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बाजोड़ जलसे में 2 टोकनदाज कबायली इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा NFC अवार्ड का 3% कबायली इलाकों पर खर्च करेंगे। बाजोड़ के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, इंटरनेट और खेलों की सहूलतें दी जाएंगी। कबायलियों को सेहत कार्ड मिलेगा। बाजोड़ के नौजवानों को 8000 नौकरियाँ दी जाएंगी। बैंकिंग कोर्ट में नैब की दरखास्त मंजूर। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद मुंतकिल। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की हिफाजती जमानतें मनसूख कर दी। नैब रावलपिंडी मुतहर्रिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी के इस्लामाबाद ऑफिस में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद में CDA के साबिक मेंबर स्टेट असद मुनीर की पुरअसरार मौत। लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। वर्सा की डिप्टी कमिश्नर से पोस्टमार्टम न कराने की दरखास्त। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बेटे के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है मामले की तहकीकात जारी है। और कराची को साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है। MKM पाकिस्तान के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कराची में 2 मेयर्स होंगे तो सूबे के 2 वजीर आला भी हो सकते हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का जवाब भी आ गया। बोले सिंध हुकूमत ने कराची की तकसीम का फैसला कभी नहीं किया। तरदीद के बावजूद MKM की जानिब से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़यात का खूबसूरत और पुरअमन न्यूजीलैंड जो ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में पुरअमन और महफूज तरीन मुल्क न्यूजीलैंड के दामन पर भी दाग लग गया है। क्राइस्ट चर्च के इलाके में दहशतगर्दों के अमल ने इंसानियत को गोलियों से भून डाला है। 1 नहीं 2 मसाजिद में नमाजियों को निशाना बनाया। हमले डीन एवेन्यू पर वाक़ मस्जिद अल नूर और लिन रोड मस्जिद में किए गए हैं। मुबैना ऑस्ट्रेलियन दहशतगर्द ब्रेंटन ट्रेंट ने जदीद असलहे के साथ अल नूर मस्जिद की जानिब कदम बढ़ाए। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों को शायद इसलिए छोड़ दिया गया कि वो मुसलमान नहीं थे। सीधा मस्जिद में घुसा है और सामने आने वाले इंसानों को छलनी करता रहा। जुल्म की इंतहा ये थी कि दहशतगर्द ये तमाम मनाजर फेसबुक पर लाइव दिखाता रहा। पुलिस ने खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया है। मस्जिद के करीब गाड़ियों में नस्ब बारूदी डिवाइसेस भी मिली हैं।
पुलिस ने 28 साल शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कल अदालत में से पेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम नए इस वाक़े की, ये होने वाले वाक़े की उनकी जानिब से मजम्मत की गई है और इसे दहशत गर्दी करार दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की न्यूजीलैंड में मस्जिद में फायरिंग की शदीद मजम्मत सामने आई है। ट्विटर पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, हमारी दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद कहते हैं कि 9/11 के बाद इस्लाम के खिलाफ नफरत दहशत गर्द हमलों में इजाफे की वजह है। किसी एक मुसलमान की दहशत गर्दी पर 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये मुसलमानों की जायज़ सियासी जद्दोजहद का तासुर मस्क करने की साजिश है। न्यूजीलैंड के इस वाक़े के बाद दुनिया को आंखें खोलना होंगी, ये देखना होगा और मानना होगा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, और इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद दुनिया के अमन के लिए खतरा, शदीद खतरा बन रहे हैं, हर जगह सर उठा रहे हैं। और इनकी इस इंतहा पसंदी से मुसलमान ही नहीं, दुनिया का अमन भी महफूज नहीं है। मुसलमान की आबादी को अगर देखा जाए तो अमेरिका में 1%, ऑस्ट्रेलिया में 2% और यूरोप में 4% है। न्यूजीलैंड की आबादी का सिर्फ 1.1% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है। 2013 में की गई मरदमशुमारी इसके मुताबिक न्यूजीलैंड में 46,000 मुसलमान रिहाइश पजीर थे। इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले दुनिया में खौफ फैला रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इंतहा पसंद और नफरत की सोच रखने वाले रहनुमा खौफ के सौदागर आखिर क्यों बने हुए हैं? लेकिन उन्हें शायद इल्म नहीं है कि खौफ बेचना इंतहाई आसान है, लेकिन सहना आसान नहीं है, इसे बर्दाश्त करना आसान नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्द कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे दहशतगर्द ही कहा जाए। एक मज़हब से हो तो दहशतगर्द और दूसरे मज़हब से हो तो उसे जहनी माजूर, ये फॉर्मूला अब नहीं चल सकता। न्यूजीलैंड जैसा अमन पसंद मुल्क भी अब इस जुनूनियत की भेंट चढ़ गया है। इस पर बात करने के लिए बिलाल कुतुब साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या और उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल 1 या 2 या 3 शख्सियात की जानिब से भी अगर इस तरह का रद्द अमल आता है तो ये वाकई तकलीफ दे बात है, अफसोसनाक बात है। आगे चलकर इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन बिलाल कुतुब साहब, न्यूजीलैंड का वाक़या काबिल मजम्मत है। इस वाक़े ने आलमी दुनिया पर एक बार फिर ये साबित किया है, वाज़ेह किया है कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपकी किरण बात बिल्कुल सही है और आपने जो बयानिया भी दिया, मेरे ख्याल में हम पिछले 30 साल से ये बयानिया जो है वो चीख के कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ से और जिस प्लेटफॉर्म से ये जाना चाहिए शायद वहाँ से नहीं जा पा रहा। लेकिन इसमें बहुत से और सबक है। पहली बात तो ये कि हम तमाम लोग पाकिस्तान में इस इंतहाई हौलनाक वाक़े पे ताज़ियत करते हैं और हम उनके जज्बात को इसलिए समझ सकते हैं कि हम 30 साल से इन हादसात में से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात देखिए कि कमाल काम है कि वो शख्स जो है वो 18 मिनट ले रहा है अपने गाड़ी में बैठने से इस हादसे तक पहुंचने के लिए। कमाल इंटेलिजेंस है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है न्यूजीलैंड जैसे मुल्क का वो 18 मिनट से कहीं ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 1122 3 मिनट में ना पहुंचे तो हम समझते हैं कि ये एक क्राइसिस है। 9 मिनट से पहले वो बहरहाल पहुंचती है। इसमें से बहुत से सबक है जो इस दुनिया को पाकिस्तान से सीखने चाहिए। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान इस जगह पर है कि वो अपने 30 साल तजर्बे को दुनिया के सामने रखे और पाकिस्तान इस जगह पर है कि लोगों को सिखा सके कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने का तरीका जो है वो ज़रब अज़ब है। पाकिस्तान ये सिखा सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि दहशत गर्दी को दहशत गर्दी कहते हैं, इसको किसी मजहब का नाम नहीं देते जो हम चीखते रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उम्मा मुस्लिमा जो है, जो कि मुझे कहीं नजर नहीं आती, आपने गौर फरमाया कि कहीं और किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। OIC ने कोई इनके लिए बयान दिया हो या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कोई बयान दिया हो या मुसलमान के और किसी बड़े लीडर ने सिवाय तुर्की और पाकिस्तान के और किसी ने इसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं की। हमें वो बातें जो हमने अपने तजर्बात से सीखी हैं आज दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करने की मेरे ख्याल में जुर्रत भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और हमारे वो लोग जो बयान करें उनकी सेल्समैन पिच जो है मेरे ख्याल में वह भी बहुत आला चाहिए। आज इतने अरसे बाद इस अफसोसनाक वाक़े ने पाकिस्तान को सिर्फ सही साबित किया है। वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है, हम इसके लिए यूरोप जाना चाहते हैं, आज हम न्यूजीलैंड जाएंगे इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सुकून है। आज अंदाजा हो गया कि दहशत गर्द है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन एक बात और अर्ज करूं, आपने इस तरह की दहशत गर्दी इन 3 सालों में दुनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं देखी। दहशत गर्द हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट जो करता है
वो नजरियाती तौर पे करता है, वो उसको प्ले ग्राउंड में नहीं बनाता। एक बात। दूसरी बात यह कि वो दहशतगर्द अगर 50 लोगों को बैक वक्त मारता है तो वो खुदकश हमला करता है। लेकिन यहां पे जो एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट था, जो एक म्यूजिक का एलिमेंट था, जो एक फन था उसके अंदर, वो कॉबॉय बनने का या वो एक गेम खेलने का, मेरे ख्याल में वेस्ट को यह भी सोचना पड़ेगा कि वो जिस अंदाज से अपने बच्चों की और जो टेक्नोलॉजी है इसकी जो प्रमोशन कर रहा है, क्या वो उनके यहाँ एक आइंदा आने वाले वक्त में खतरा तो नहीं बन रही? बिल्कुल बिलाल कुतुब साहब, जैसा कि आपने बात की आलमी ताकतों की, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप को देख लिया जाए, मोदी को देख लिया जाए, आज के एक सेनेटर का जो फौरी तौर पर इस वाक़े के बाद का रद्द-ए-अमल आया, इंतहा पसंदी का आलम देखिए। सेनेटर साहब फ्रेजर एनिंग जिनका नाम है, वो जनाब कह रहे हैं कि जो लोग इस वाक़े में मरे हैं उनको भी मासूम इसलिए नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि दुनिया भर में मुसलमान यही करते फिर रहे हैं। तो आप इंतहा पसंदी देखिए कि इंसानियत अहम नहीं है, मुसलमान होना ये उनके लिए ये इतना खौफदारी है। ये बताइए कि सोसाइटी में ये ओवरऑल जो दुनिया में ये दहशतगर्दी, जिस तरह से ये नफरत और ये इंतहा पसंदी फैल रही है, आप समझते हैं बहुत बड़े कसूरवार ये बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए लोग हैं जो इस तरह के बयानात देते हैं, इस तरह से नफरत फैलाते हैं? देखिए, जब मोदी ने प्राइम मिनिस्टरशिप इंडिया की ली, उसके बाद इस दुनिया को कोई इस पे खदशा या शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी कि दुनिया का सबसे जालिम, सबसे ज्यादा बड़ा दहशतगर्द जिसकी कहानी इतनी ज्यादा है कि उसको अमेरिका ने आने से भी रोक दिया था, वो भी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन सकता है। लेकिन मामला यह है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि लोगों की नफरतें जो हैं वो मौका ढूंढती हैं हम तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात सबसे बड़ी कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी जहालत का मुजाहरा किया है इस हस्ती ने, तो हमें उसके मुकाबले में जहालत नहीं करनी, क्योंकि हम इस दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। आपने गौर फरमाया कि उस मस्जिद में एक शख्स ने एक पत्थर भी उठा के उस शख्स की तरफ नहीं फेंका। वो तमाम लोग जो थे वो विक्टिम्स थे। हम लोग भी इस दहशतगर्दी के पिछले 30 साल से विक्टिम हैं। लेकिन अगर ये दहशतगर्दी मुसलमानों के माथे का तिलक बन चुकी है तो इसमें हमारी एक कमजोरी बहसियत उम्मा है, बहसियत फर्द नहीं है। हम इसको उम्मा के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सके कि हम विक्टिम्स हैं, हम अग्रेसर्स नहीं हैं। आज इस बात ने साबित किया है। अगर आज भी मुसलमान उम्मा अपना बयानिया नहीं पैदा कर सकती तो मेरे ख्याल में फिर अगले 30 साल क्या और इंतजार करेंगे? बिल्कुल बिलाल कुतुब साहब, अब मुझे बताइए कि इस वाक़े के बाद क्या लगता है आपको, कितनी ज़रूरत है कि इन इंतहा पसंद जो आलमी रहनुमा हैं इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए जो नफरत के सौदागर बने हुए हैं? मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल जो बात की है ये नेल हिट किया है बुल्स आई के ऊपर। अब ये वक्त है कि OIC से भी बड़े यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जाके अब SOP बनने चाहिए कि अगर एक इंडिजिनस मूवमेंट चल रही है कश्मीर में और वहां पे एक हादसा होता है तो आप 15 सेकंड से पहले पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, भाई इसका जुर्माना दें वरना इसको साबित करें। आज हम में से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि ये क्रिश्चियनिटी का अमल था, हम में से किसी ने नहीं कहा कि ये जूडिज्म का रिएक्शन था। हम कह रहे हैं कि इंसानियत के खिलाफ एक अमल था और इस अमल को दहशतगर्दी कहते हैं, वो जिस मर्जी नजरिए से, जिस मर्जी मजहब से होते हो। आज मेरे ख्याल में OIC को अपना किरदार, अपना कद खुदा के वास्ते सामने लाना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशन को यह आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि इस मामले में एक SOP, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कायम किया जाए दुनिया में कि हर कोई किसी पे उंगली ना रखे, क्योंकि इसमें मरेगी सिर्फ इंसानियत। दहशतगर्द कोई भी हो, मरेंगे इंसान, मरेंगे बच्चे। वो 4 साल का बच्चा जिसको जख्मी बाप प्रोटेक्ट कर रहा था, आखिर वो बच्चा जो था अपने बाप के सामने मरा ही होगा ना। यहां पे इंसानियत का जो जुल्म और जो वहशियत हुई है उसको किसी तरह से मेरे ख्याल में ना लासानी, ना तबकाती, ना मजहबी कोई रंग देना जो है मेरे ख्याल में ये बदनीति नहीं है, ये बदकिरदारी है। और ये बदकिरदारी इतनी ज़्यादा है कि इसी पर मैं बात कर लेती हूँ। पहले नाज़रीन को दिखा देते हैं, बिलाल साहब साथ ही मौजूद रहेगा मजीद आपसे। यही वो इस्लाम मुखालिफ सोच है जो इन हालात का सबब बनती है और ये सोच सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है। खौफ के ये सौदागर दुनिया भर में मौजूद हैं। ये जहनियत ऑस्ट्रेलिया के ऐवान में बसती है। अवाम की नुमाइंदगी करने वाले इंसानियत भूल चुके हैं। इन बड़े बड़े मुल्कों के लोगों का मसला दहशतगर्दी नहीं है बल्कि उनकी अपनी इंतहा पसंदी है। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, मोदी हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का इलेक्टेड सेनेटर हो। एक दहशतगर्दी न्यूजीलैंड की मसाजिद में हुई है और एक दहशतगर्दी अपने लफ्ज़ों के जरिए ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर ने तमाम मुसलमानों के लिए की है। इसका नाम है फ्रेजर एनिक।
हमले जिसमें इंसानों को बेरहमी के साथ मार दिया गया। पहले आपको ये बताती हूँ कि आपको इस शख्स ने हमले के बाद रद्द अमल क्या दिया है अपना। इसका रद्द अमल ज़रा सुनिएगा। कहता है कि अगरचे इस तरह की किसी भी दहशतगर्दी को दुरुस्त नहीं माना जा सकता जो सोसाइटी में परवान चढ़ रही है, लेकिन हक़ाइक़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो खून रेजी के पीछे कार फरमा है, जिसमें बुनियादी मसला इनका अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत मुसलमान न्यूजीलैंड को अपनी जन्नत समझकर यहाँ का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने मुसलमानों के लिए बात की है। फिर मजीद कहा कि यह भी वाज़ेह करना ज़रूरी है कि वो मुसलमान जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में दहशतगर्दी करते हैं। यही वो मुसलमान हैं जो अपने मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। पूरा इस्लाम 6वीं सदी के पुरतशद्दुद नज़रिए पर कायम है। हकीकत यह है कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से बिल्कुल अलग है, वहशी अकीदा रखने वालों का मज़हब है। ये इस बदबख्त शख्स ने मज़हब इस्लाम के लिए कहा है। लिहाजा जो लोग आज दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं उनको भी मासूम करार नहीं दिया जा सकता। यकीनन ये शख्स बहुत पढ़ा लिखा होगा, एक तरक्की याफ्ता मुल्क का सेनेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी जाहिल है। ऑस्ट्रेलिया में 2% मुसलमान इस शख्स के जहन पर ऐसे तारी हैं कि ये इंसान को भी इस पर अहमियत नहीं देता। इस शख्स की लुगत में इंसान और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं। मुसलमानों को ये तरबियत दी जाती है कि अच्छे मुसलमान से पहले एक अच्छा इंसान बना जाए, इंसानियत का एहतराम किया जाए, लेकिन ये शख्स इंसानियत से भी आरी है। जो नमाजी शहीद हुए उनके लिए भी बुरे ख्यालात का इजहार ये मज़हब इस्लाम की नहीं, इस जाहिल शख्स की इंतहा पसंदी है। जिस मौसिरे इंसानियत का हवाला इस शख्स ने अपनी इस गुफ्तगू में दिया है, इस रिएक्शन में दिया है, तो अमेरिका की अदालत मानती है कि सबसे बेहतरीन अदल व इंसाफ करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स भी मुसलमानों को ही दिया जाता है। एक बार फिर, एक दफ़ा पहले प्रोग्राम में मैंने चैलेंज किया था उन तमाम लोगों को जो मज़हब इस्लाम के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर उन लोगों को चैलेंज करती हूँ, मैं इस शख्स को भी चैलेंज करती हूँ और इस तरह की शदीद ज़हनियत रखने वाले किसी भी शख्स को कि लाओ, ढूंढ लाओ इंसाफ करने वाला कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, ढूंढ लाओ कोई मुकम्मल मज़हब इस्लाम जैसा। है कोई सच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा? है कोई इंसानियत का दर्स देने वाला मोहम्मद जैसा? है कोई अपने छोटों से शफ़क़त से पेश आने वाला मोहम्मद जैसा? यह है कोई गैर मज़ाहिब से भी मोहब्बत से पेश आने वाला? यह है कोई हुस्न सलूक करने वाला? यह है कोई उस पर कायम रहने वाला? यह है कोई सबसे ज़्यादा दयानतदारी करने वाला? नहीं, हरगिज़ नहीं। ढूंढते रह जाएंगे लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मज़हब इस्लाम के लिए नफ़रत तुम्हारे दिमाग की गंदगी और इंतहा पसंदी है। काश कि कुछ पढ़ लेते, ज़रा जो रिसर्च कर लेते तो इस बयान की जगह यकीनन तुम्हारा बयान कुछ और होता। मज़हब इस्लाम के लिए, मज़हब इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए यकीनन तुम्हारी बात कुछ और होती, लेकिन जिस तरह की तुमने बात की है ये इंतहा पसंदी, ये मुसलमानों के नहीं, ये तुम्हारी जहनियत की है, ये नफ़रत तुम्हारी सोच की है। बिलाल कुतुब साहब, बहुत सारी चीज़ें इस शख्स के सेनेटर के बयान से हज़फ की गई हैं। जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह की बात की गई है, ये नफ़रत, ये इंतहा पसंदी और लेबल लगा देते हैं मुसलमानों पर और बात करते हैं, ये नफ़रत का दर्ज देते हैं। ये जी, आपकी बात बिल्कुल बचा है। मेरे ख्याल में जिसने ये टेक लिया है और जिसने पैकेज बनाया, पहले तो उसको बहुत ही शाबाश के। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जब वो कहते हैं कि आई थिंक द मुस्लिम्स हेट अस, मेरे ख्याल में आज उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि वी डोंट हेट एनीवन, वी डोंट इवन हेट द क्रिमिनल्स, वी हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स। इस बात का तज्जिया करने के लिए मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा अक्लमंद होना ही नहीं पड़ता। हम तो अपने सियासतदानों को, हम अपने सेनेटर्स को शाम के प्रोग्रामों के अंदर समझते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे तो आज वो हीरो और इतने ज्यादा खूबसूरत लगने लग गए कि इन जाहिलों के सामने तो हमारे सियासतदान नलायक से नलायक भी इतना आला बयानिया देते हैं। उस शख्स ने सिर्फ एक आदमी को सेव करने के लिए, जो ऑस्ट्रेलियन था, जो इन 4 लोगों में शामिल है, उसके लिए बयानिया दिया। अगर उस ऑस्ट्रेलियन का कोई मुसलमानों से झगड़ा था तो अपने मुल्क में लेता, उसने जाके ये बदला न्यूजीलैंड में लिया क्योंकि वहां पे उसके सहूलतकार मुयस्सर थे। मुझे लगता है कि ये कौमें जो हैं ये इतनी ज्यादा इन मामलात में जाहिल, नालायक और बेहया हो चुकी हैं कि आज बजाय इसके कि वो ये बयानियां देते और जुर्रत करते कि जनाब हमारा रिस्पॉन्स टाइम, जिसके ऊपर हम मुसलमानों से टैक्स लेते हैं, मसाजिद से टैक्स लेते हैं और इनको सिक्योरिटी नहीं दे सके, कि आखिर वो निजाम की नाकामी क्यों हुई,
उनको ये सवाल करना चाहिए, उनका सिक्योरिटी कोलैप्स था, बिल्कुल लैप्स नहीं था, कोलैप्स था। जब वो 300 लोगों को इकट्ठा सड़क पे करेंगे तो सारा ऑस्ट्रेलिया, सारा न्यूजीलैंड इकट्ठा हो जाएगा कि सिक्योरिटी रिस्क है। जब वो 300 लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए कौन था? ज़हनियत है, एक नफरत और एक इंतहा पसंदी की ज़हनियत है। इस ज़हनियत को तब्दील करना होगा और इस चीज़ को मानना होगा कि दहशतगर्दी होती है। इसका कोई मजहब नहीं होता, इसका किसी से ताल्लुक नहीं होता, ये एक सोच होती है, एक ज़हनियत होती है जिसे तस्लीम करना होगा। इसमें एक और बात शामिल कर लीजिए कि दहशतगर्दी का कोई रंग भी नहीं होता, वो काला सफेद नीला पीला नहीं होता, और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो सड़क पे हो, वो किसी असेंबली में बैठा, वो सेनेटर भी हो तो अपने ख्यालात में दहशतगर्द है। ये बात समझनी उनको पड़ेगी और हमें उनको समझानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त मुझे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड के मुंतजमीन की जानिब से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हमले में जख्मी 2 पाकिस्तानियों का पता चल गया है, दीगर 6 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। तो जनरल सेक्रेटरी आसिम मुख्तार, उन्हीं से मैं बात कर लेती हूँ। आसिम साहब, जो 2 पाकिस्तानियों के बारे में बताया जा रहा है, उनकी शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, शनाख्त हो चुकी है। एक का नाम मोहम्मद अमीन है और दूसरे नईम राशिद हैं, और इनको गन वुंड से इनकी सर्जरी कर दी गई है और आईसीयू के अंदर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें से मैं आपको बताता चलूं कि जो एक नईम राशिद हैं, माशाल्लाह वो उन्होंने कोशिश की है कि वो किसी तरह गनमैन को टैकल कर सकें, उसको गिरा सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। वो जो वीडियो अगर कर रही है उसके अंदर उनको देखा जा सकता है, थोड़ा सा अगर उसको स्लो करके देखा जाए तो वो उन्होंने कोशिश की उसको गनमैन को टैकल करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। इनका ताल्लुक कहाँ से है आसिम साहब? जी अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से। यहाँ में वो क्राइस्ट चर्च में रहते थे। और नईम राशिद साहब के बारे में आसिम साहब आप ये बता रहे हैं कि जो इतना बड़ा वाकया हो चुका, इतने लोगों की जानें चली गई, नईम राशिद साहब की जानिब से ये कोशिश की गई कि किसी तरह से मजीद नुकसान को रोका जा सके? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बाकी जो लोग लापता हैं अभी, उनके नाम बता देंगे? जी मुझे अगर आप टाइम दे दें, मुझे जुबानी तो सबके नाम याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको नाम बता दूं। एक सुहेल शाहिद हैं जी, उसके बाद सुहेल शाहिद के अलावा हारून महमूद हैं, और फिर सैयद अरीब हैं, सैयद जहादाद हैं, और एक तलहा नईम है जो कि नईम राशिद साहब के साहबजादे हैं। कोई 10-11 साल की उनकी एज है। ठीक है, मोहम्मद अमीन और नईम राशिद, ये 2 वो शख्सियात हैं जिनका पता चल चुका है, इनकी शनाख्त हो चुकी है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से। बाकी 6 के आप नाम बता रहे हैं, इनकी तलाश अभी जारी है, इनको ढूंढा जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है इनको। ट्रेस ये है कि इनमें से कुछ की अनऑथेंटिक सोर्सेज के हवाले से ये रहा है कि उनको 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये सोर्सेज बता रहे हैं मल्टीपल के जी उनको देखा गया है गन वुंड्स के साथ। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल अलाइव। अब आगे कोई कंफर्म और ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है कि जिसके ऊपर कहीं हॉस्पिटल से या पुलिस ने उसको कंफर्म किया हो। अल्लाह उन्हें जिंदगी और सेहत दे। नईम राशिद और मोहम्मद अमीन के बारे में आसिम साहब मुझे बताइएगा, इनकी तबीयतें कैसी हैं, इनकी हालत के बारे में बताइएगा। मैं अनफॉर्चुनेटली दुआ करने का कहूंगा। दे आर वेरी क्रिटिकल एंड सीरियस कंडीशंस एंड देयर आर र्यूमर्स एज वेल फॉर अनफॉर्चुनेट, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी एक डेथ का शायद अल्लाह ना करेगा ऐसा हो, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी र्यूमर्स अभी फैली हैं जी। अच्छा, जो मजीद 6 लोग हैं, इनको ढूंढने के लिए अभी क्या किया जा रहा है और कितने आप श्योर हैं, कब तक इनके बारे में भी मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा, इनकी शनाख्त के बारे में पता चल जाएगा? जी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड के जो अपने लोग हैं और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के नोटेबल लोग क्राइस्टचर्च के अंदर हैं, उनके साथ हम रवाबित में हैं। वो लोग हॉस्पिटल्स, देयर आर 2 हॉस्पिटल हैं जी न्यूजीलैंड के अंदर, सॉरी क्राइस्टचर्च के अंदर। एक क्राइस्टचर्च का मेन हॉस्पिटल है और एक सदर्न क्रॉस के नाम से, वो वहाँ पे मौजूद है। अभी न्यूजीलैंड में इस वक्त 3:30 बज रहे हैं दिन के ऑलमोस्ट, तो वो वहाँ पे मौजूद है। और अभी लेटेस्ट जो अलाइव की लिस्ट आई है वो हमारे साथ उन्होंने शेयर की। उसके अलावा पुलिस को भी हमने उनके नाम, जो फॉर्म्स पुलिस ने हमें कहे थे कि उनके भरवाया के दिए जाएं, जिसमें उनका नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उनका हाइट, कलर और ये सारी चीजें, जो इन्फॉर्मेशन जो हम उनके फैमिली से कलेक्ट कर सके, वो इन्फॉर्मेशन हमने पुलिस को भी दे दी है। लेकिन क्योंकि इस वक्त 3:30 हो चुके हैं, तो इस वक्त अब हमारे पास
मजीद किसी किस्म की भी कोई इतलात आने का अब जो है वो चांस नहीं है। अब जो नई अगली मुझे लगता है इतला जो आएगी वो सुबह तकरीबन कोई 9 बजे के बाद जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई हमें अगली इतलात मिलेगी। अच्छा, आसिम साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हो गया है, इसके बाद एहतियाती तदाबीर क्या की जा रही हैं? ये एहतियाती तदाबीर ये हुई थी कि मस्जिदों को बंद करा दिया गया था तकरीबन 11 बजे रात तक। उसके बाद अब जो है वो उन्होंने कहा है कि आप अपनी मसाजिद को खोल सकते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है कि जो कि ऑलमोस्ट गन फ्री है और यहाँ पे कोई इस किस्म का कभी भी जो इतने मास शूटिंग वगैरह के बारे में शायद ही कभी मुझे 5 साल हो गए और उससे पहले भी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे पुलिस भी जो है वो भी गन कैरी नहीं करती। अगर उनको गन लेके जानी पड़े तो दे हैव टू गेट इट फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर एंड ऑल दैट। तो उस हवाले से कोई इनकी अब जो आएगी वो अभी तक तो इन्होंने किसी किस्म की कोई नई पॉलिसी या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, लेकिन ये है कि इन्होंने ये जरूर बताया कि लोगों को कि जी आप अपने घरों के अंदर रहें और कोशिश करें कि कोई किसी किस्म के इज्तिमा में जो है वो शमूलियत ना अख्तियार करें। फिलहाल पाकिस्तान की जानिब से, हाई कमीशन की जानिब से क्या किया जा रहा है? आसिम साहब, क्या स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं उनको खराजी तहसीन पेश करूंगा। हमारे हाई कमीशन हैं जो, उनसे मेरा राब्ता भी हुआ था कल 6 बजे। उन्होंने अश्योरिटी भी दी कि जी हम जो है वो कल सुबह फर्स्ट फ्लाइट के साथ जो है हम फ्लाई करेंगे क्राइस्टचर्च को। उसके अलावा जो लोग जिन लोगों की हमें कल शाम को 7-8 बजे तक कंफर्मेशन आ गई थी मिसिंग की, तो उनके जो रिलेटिव्स जिन लोगों के यहाँ हैं उनको हाई कमीशन ने खुद भी राब्ता किया है फ़ोन करके और उनसे बात करने की भी कोशिश की है। तो कुछ लोगों से उनका राब्ता हुआ और कुछ लोगों से नहीं हो सका। और हाई कमिश्नर जो हैं वो सुबह फर्स्ट फ्लाइट से वेलिंगटन से क्राइस्टचर्च फ्लाई कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की फ्लाइट है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आसिम साद आप मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे, अफसोसनाक वाक़या। और मोहम्मद अमीन और नईम राशिद के बारे में अब आप बता रहे हैं कि उनके बारे में शनाख्त हो चुकी है, उनके बारे में पता चल चुका है, लेकिन मज़ीद जो 6 लोग हैं उनके नामों की इत्तलात तो मिल चुकी हैं। उनके बारे में ये तो पता चल चुका है कि 6 पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त लापता हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं और कैसी हालत हैं उसके बारे में अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि वक्त अब ऐसा हो गया है और शायद कल सुबह तक ये पता चल सके, लेकिन जो अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, जहाँ पर ख़ुद भी बात कर रहे थे आसिम साहब के, वो पिछले 5 साल से हैं और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते, वहाँ ऐसा वाक़या हो जाना तो उसके बाद यकीनन कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर तो करनी पड़ेंगी। और एहतियाती तदाबीर के तौर पर पहले मसाजिद को बंद करवा दिया गया और अब दोबारा इजाज़त दी गई है कि मसाजिद में दोबारा जाया जा सकता है, नमाज की अदायगी वहाँ पर की जा सकती है, लेकिन लोगों से कहा गया है कि वो ज़रा एहतियात करें, अपने घरों में रहें। यकीनन देखना होगा कि अब न्यूजीलैंड मज़ीद आगे इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए किस किस्म की स्ट्रैटेजी पर अमल करता है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, 4 पाकिस्तानी ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा वाक़े के बाद से 5 पाकिस्तानी लापता हैं, ऐसा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया जा रहा है। खालिद अजीम साहब भी साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलूँगी, उनसे मज़ीद बात कर लूँगी। खालिद अजीम साहब, जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड से, उनकी जानिब से 2 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं और 6 लोगों के लापता होने की बात की जा रही है, जबकि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से लोगों के बारे में बताया जा रहा है। कुछ नाम वगैरह भी पता चल सकें? ये नाम तो अभी उन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन ये तादाद अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कंफर्म किया कि 5 अफराद के लापता होने की बात की गई है और 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और उनका कहना ये कि उनका अस्पतालों में इलाज जारी है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अलबत्ता जो 5 लापता अफराद हैं उनके बारे में अभी तक ये तशवीश मौजूद है, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि जो डेड बॉडीज हैं क्या उनमें वो लोग मौजूद हैं या नहीं है, या वो किसी और वजह से लापता है। लेकिन चूंकि वाक़े को अब खासा वक्त गुजर चुका है, तो उसके बाद से अब तक उनका लापता होना जो है वो और खदशात को जन्म दे रहा है। और इस चीज़ के बारे में आप भी वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका इतने टाइम तक मिसिंग रहना यकीनी बात है कि वो खतरे की घंटी है। अलबत्ता 4 अफराद के बारे में कहा गया कि वो उनको अस्पतालों में दाखिल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मामला ये है कि वो उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी से बयान देना होता है, विदाउट कंफर्मेशन वो कोई बयान जारी नहीं कर सकते, और क्योंकि उससे फिर पैनिक फैलता है। और अभी तक की जो उनके पास इतलात हैं, और ज़ाहिर है उनका सोर्स वहाँ का हाई कमीशन है,
और उससे मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक ही उन्होंने ये ट्वीट किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, और उन्होंने ये बताया है कि 4 पाकिस्तानी जख्मी हैं जो अस्पतालों में हैं और 5 अफराद पाकिस्तानी जो है। खालिद साहब हम दुआ गो हैं, वो चाहे पाकिस्तान से मुसलमान हो या दुनिया में कहीं से भी वो मुसलमान हो, जो बच गए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आलमी बिरादरी को इस पर सोचना होगा कि दहशत गर्दी किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, दहशत गर्दी का कोई रंग नहीं होता, दहशत गर्दी सिर्फ दहशत गर्दी होती है। ब्रेक का वक्त हो गया। खालिद अजीम साहब आपका बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके रफ़क़ा, उनके लिए बहुत अहम खबर है हमारे पास, उस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। देखते रहिए 7 से 8। जेल जाने के लिए तैयार है, हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे, आप कब सीखेंगे? आपके धमकियों से नहीं डरते। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। ये जो बेनामी अकाउंट्स केस है उसको जरा देखिए, वो क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही है। इस केस में एफआईआर काटा गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश किया गया, बैंकिंग कोर्ट में केस चल रहा है। अब कैसे कह सकते हो कि ये स्लैक है? लीगल एक कॉन्सेप्ट है ज्यूरिसडिक्शन का, जहां क्राइम किया गया वहां ट्रायल होगा, लेकिन पता नहीं इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो। भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो शायद वो तमाम लोग जो सोच रहे थे कि आखिर बिलावल को अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने गुस्से से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली, शायद अब उनको ये बात समझ आ गई होगी आज की कार्रवाई के बाद। तो कह लीजिए कि जिसका डर था शायद वही बात हो गई है। बिलावल के गुस्से और शिकवे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे वजह क्या थी, ये बात सामने आ गई है। जाली अकाउंट्स केस सिंध से मुंतकिल हो गया इस्लामाबाद। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानतें वापस ले ली गई हैं। और तो और नैब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर लिया है। नोटिस में दोनों को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत भी की गई है। जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के क़यादत के गर्द घेरा तंग हो रहा है। आगा सिराज दुरानी के बाद पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पीपल्स पार्टी इन इक़दामात को सियासी इंतकाम कह रही है। मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार वाज़ेह किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा। सुनिए। अब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। सुन लो, मैं कभी किसी करप्शन के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस अवाम का पैसा लूटा, जो पैसा लोगों को गुर्बत से निकालने पे खर्च होना था, वो पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं, उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत, ना कॉम्प्रोमाइज, ना डील होगी। किसी किस्म की डील नहीं होगी। कोई आगे एनआरओ साइन नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने तो बड़ा क्लियर किया है वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन मौजूदा हालात में बिलावल पहले लॉन्ग मार्च और जेल भरो तहरीक का इशारा दे चुके हैं, जबकि जेल भरो तहरीक के जवाब में फवाद चौधरी भी पहले खबरदार कर चुके हैं। ये भी याद कीजिए। बिलावल साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करेंगे, तो मैंने कहा सिंध में तो वैसे ही ज़रूरत नहीं, जो हालात जा रहे हैं लग रहा है कि वैसे ही सिंध की जेलें भर जाएंगी, और बाकी जो हमारी 2-3 हैं, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, यहाँ पे एक बैरक में ही आ जाएगी सारी पार्टी। सो इसलिए मैंने कहा कि वो इसकी ज़रूरत नहीं है। और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद, जिन पर बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिट किया था, तो उन्होंने मौजूदा हालात में बिलावल को एहतियात का मशवरा दिया है। पीपल्स पार्टी चाहती है उनके केस कराची में लगे, कोई तो दाल में काला है। इन्होंने माँ की लाश को इस्तेमाल किया, कभी उसके केस में नहीं गए। सारी सियासत इन्होंने माँ की लाश से निकाली। मैं चाहता ये हूँ कि बिलावल जो है अपनी सियासत करे, आसिफ जरदारी के कहे में ना आए। लेकिन अगर वो आसिफ जरदारी के कहे पे आएगा तो फिर आसिफ जरदारी अपनी सियासत के लिए कोई खूनी रिश्ता उसको अजीज नहीं होगा। अगर बिलावल ने जेल जाना ही है तो उसका इंतखाब सिंध में ही करे, ऐसी पंजाब की किसी मियाँ वाली जेल में ना चला जाए। सो उसको एहतियात बरतनी चाहिए और अपने से बड़ा काम ना करे।
शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं उनके केसेस कराची में चलें, दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है शेख साहब को। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं इंसाफ नहीं हो रहा, मामला सिंध का, मुलजिम सिंध का और रावलपिंडी में केस चलेगा। भुट्टो ख़ानदान के साथ पहले भी ऐसा ही होता आया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह जो इंसाफ के बुनियादी उसूल हैं उसके ये मुनाफी है। अब बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ये होता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ये हुआ, और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी वही माजी दोहराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फ़ैसलों से या इस किस्म के इक़दामात से इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। तो मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि वाकई जो बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जेल भरो तहरीक के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्या अब उस पर इम्प्लीमेंट का वक्त आ गया है या फिर पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब इन हालात का सामना करेगी कैसे, हिकमत अमली क्या तरतीब दी जा रही है रहनुमाओं की जानिब से, इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आजिज़ साहब, जाली अकाउंट्स केस सिंध से इस्लामाबाद मुंतकली, जमानतें वापस और नायब रावलपिंडी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को तलब कर लिया है। क्या यही वजह थी, यही खदशात थे बिलावल को परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र कर रहे थे और काफ़ी गुस्से में भी थे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें किरण, सबसे पहले तो मैं जो इंसिडेंट हुआ है न्यूजीलैंड का, बड़ा अनफॉर्चुनेट, उनके तमाम जो शोधा हैं उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहत के लिए दुआगो हूँ मैं अपनी और अपनी पार्टी की जानिब से, और जो मिसिंग हैं जो लोग वो भी बाहिफाजत और खैरियत से अपने प्यारों को मिलें। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, और ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के एक सेनेटर जो हैं वो फ्रेजर एनिंग, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल से वो पूरी दुनिया में एक अपने मुल्क की जानिब से भी एक नेगेटिव एक असरात छोड़ रहे हैं। तो लिहाजा अब ये ऑस्ट्रेलिया की कौम के ऊपर मुनसर है या हुक्मरानों के ऊपर मुनसर है कि वो अपनी सफ़ों में मौजूद इस तरह के लोगों का किस तरह मुकाबला करते हैं। दूसरी जानिब में आता हूँ आपके सवाल के जवाब में। देखें ये कोई नई बात पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है कि हम कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो गुस्से में की और या उनको कुछ पता था। ये हिस्ट्री है एक, और पिंडी जो है वो जुड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी की सियासत से और ख़ास तौर पर भुट्टो ख़ानदान से। तो बिलावल साहब ने तो वो बातें की जो बिल्कुल सही थी, और वो उस खदशात का इजहार किया जो आपने अभी जिक्र किया, मगर उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कानूनी चाराजोई भी करेगी, कानून के अंदर रहते हुए उसको फेसेस करेगी तमाम केसेस को, और अवामी जो एक हमारा एक बयानिया है उसको भी हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और ये सब कुछ पिंडी में, जब हम बात करते हैं कि ये सब कुछ पिंडी में क्यों हो रहा है, तो हमें कहा जाता है कि क्या पिंडी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो यही सवाल फिर पीपल्स पार्टी का है, यही सवाल फिर बिलावल भुट्टो का है कि क्या इन इदारों की जुरिडिक्शन सिंध तक नहीं है, क्या नैब सिंध में नहीं है, क्या जुडिशरी सिंध में मौजूद नहीं है। कितने ऐसे फैसले हैं जो खुद पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुए वो सिंध के इदारों में बैठ के भी होते रहे। तो लिहाजा ये जो खदशात थे और पिंडी की खास जो मोहब्बत रही है पीपल्स पार्टी के साथ, जो कोई अच्छी मोहब्बत, अच्छा सुतून साबित नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात नहीं है, ये पूरी पार्टी की टॉप सीनियर लीडरशिप से लेके आम ग्रास रूट कारकुन भी इस बात में तशवीश रखता है कि अगर ये केसेस सिंधी में चलते हैं तो पीपल्स पार्टी किस तरह इन्फ्लुएंस करती। क्या आप कमजोर थे वहां पर, या आपके इदारे कमजोर हैं, या कानून सिरे से मौजूद नहीं है सिंध में आपका। तो लिहाजा ये ऐसे खदशात से जो हुए उसके बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी सूरत में अवामी सियासत से दस्तबरदार नहीं होंगे। फवाद चौधरी हों या पिंडी के एक शैतानी ज़हनियत के मालिक एक वजीर हों, जिन्होंने आज भी बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। जो खदशे का इजहार किया, मुझे याद पड़ा है अब आज से कोई 1-1.5 महीने पहले की ये बात है कि बात की जा रही थी कि अगर सिंध से पिंडी में मुंतकिल होते हैं केसेस तो केसेस पर असरअंदाज होने का खदशा है। तो आप जब कह रहे हैं कि यहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते तो फिर पिंडी में क्या मसला है? देखिए बात यह है कि केस कहाँ का है, ये एक गलत रिवायत डाली जा रही है, वो भी पीपल्स पार्टी पे डाली जा रही है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड जो पिंडी का पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है वो ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी की उन शख्सियात ने जो इस मुल्क में खिदमत की है, एटमी तौर पर आइन के सरबुलंदी के लिए खिदमत की है, क्या हुआ पिंडी से में?
क्या पैगाम मिलता रहा है पिंडी से हमें। इसलिए ये एक खदशात से, मगर ये तो बड़ी हैरतज़दा बात है, उसमें हंसी आती है पूरी कौम को कि आप ये कहें कि सिंध में आप सिंध के एक क्लर्क को जब नैब उठाती है, क्या सूबाई हुकूमत से पूछ के उठाती है? आप एमपीएस को गिरफ्तार करके, जमानत वाले एमपीएस शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार करके सिंध की जेलों में रखा हुआ है। आपने सिंध स्पीकर, सूबाई स्पीकर को गिरफ्तार पिंडी से किया, उसके घर को यरगुमाल बना के खवातीन को हिरास किया 9 घंटे तक। क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने आपको? इसलिए ये बयान है देना कि बड़ी क्या करने वाली है पीपल्स पार्टी? सर, जमानतें वापस ले ली गई हैं, आप लोगों ने जमानतें दोबारा करवाई भी नहीं है, अपील में जाएंगे, अगला लाएअमल क्या होगा? कानूनी तरीक़ाकार ज़ेर गौर है आप लोगों का, या फिर जो बिलावल बात कर रहे हैं जेल भरो तहरीक या फिर लॉन्ग मार्च, क्या करने का इरादा है? पीपल्स पार्टी सोच क्या रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को किसी मसलियत पसंदी पे ले आने के लिए अगर इस तरह के कोई ऑप्शन इस्तेमाल हो रहे हैं तो मादरत के साथ आप गलती पे हैं। पीपल्स पार्टी इस तरह के ऑप्शंस पे नहीं घबराती। जहां तक सवाल है गिरफ्तारियों का, तो आसिफ अली जरदारी साहब एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा मरतबा कह चुके हैं कि आए मुझे गिरफ्तार करें। ये पीपल्स पार्टी को आप गिरफ्तारी का खौफ किस तरह दे सकते हैं? ये तो आप सूरज को चिराग वो भी दिन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास कानूनी चाराजोई का भी ऑप्शन मौजूद है, वो हम कानूनी जुरिडिक्शन में रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, जो गिरफ्तारी जेल भरो तहरीक की बात है, तो बिलावल साहब ने महंगाई को भी उसमें डिस्कस किया है, और ये चीजें जब चलेंगी, ये हमारे पास ऑप्शन जरूर मौजूद है। ये उन्होंने ऑप्शन की बात की है, कोई डेट नहीं दी है, उसमें ये नहीं कहा कि मैं कल से निकलूंगा, बल्कि पहला ऑप्शन हमारे पास कानूनी है और वो कानूनी ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ये समझता है, कोई वजीर ये समझते हैं कि ये डाकुओं के खिलाफ, ये चोरों के खिलाफ, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का भी क्लिप आपने दिखाया, तो वो कौन से डाकुओं की बात करते हैं? जरा ये जस्टिफिकेशन दे दें कि वो अपने ही सिफों में मौजूद छुपे हुए डाकुओं के खिलाफ बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूं, वहां के पीटीआई के रहनुमा हैं लियाकत जतोई, जिसका नाम ईसीएल में मौजूद था, नैब ज़दा था, अचानक वो रिलैक्स हो गए और मुल्क से बाहर चले गए। क्या वो उस तरह के डाकुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं, या खुद चाची अलीमा के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिनकी न्यू जर्सी में, यूएई में और दूसरे ममालिक में उनकी छुपी हुई दौलत आस्ता आस्ता नजर आ रही है? तो जरा नाम ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप इमरान खान साहब को, वजीर आजम साहब को तो आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो नाम ले लें, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है आपने मुझे ये नहीं बताया। कानूनी चाराजोई तक ही रहेंगे या फिर आगे मजीद कुछ इरादा रखते हैं आजिज़ जामरा साहब? क्योंकि अब मामला तंग से तंग नहीं होते जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? देखिए, जब मामला तंग होने की बात पीपल्स पार्टी से होती है तो फिर मुझे अजीब लगता है कि तंग मामला और पीपल्स पार्टी ये लाजम और मलूज़म होते हैं। पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा तंग मामला को फेस करती हुई आ रही है। इल्जाम वही करप्शन का है, यही इल्जाम उसी शख्सियत पे है जो आज आप आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर लगा रहे हैं। इस मुल्क के 11.5 साल जेल काटी हुई, 12 रेफरेंसेस दाखिल हुए, इस कौम के अरबों रुपए उसमें सर्व हुए, ज़बानें कटी, तशद्दुद हुआ, मगर हुआ क्या? अगर वो सारे केसों में बरी हुए तो पहले तो उसका तो हिसाब किताब दें। उसी शख्सियत के खिलाफ नए इल्जामात के तहत, नए लेवल के साथ अगर इल्जामात हैं तो हम उन इदारों में कानूनी ऑप्शन, मैंने कहा कि जुरिडिक्शन में रहते हुए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन मुझे बताएं कि जिस एनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस गुस्से के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस एनर्जी का इजहार कोर्ट में क्यों नहीं है सर? अगर रिकॉर्ड पे थोड़ी मेहनत कर ली जाए, अगर रिकॉर्ड दे दिया जाए, अगर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका सबूत दे दिया जाए, ये इल्जाम है आप पर, ये इसका सबूत है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये इसका सबूत है, तो वहां से मामला क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से का इजहार किया जाए, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाए, या हुकूमत पर तनकीद की जाए, या सड़कों पर आने की बात की जाए। आजिज़ साहब देखें, अवामी लीडर इस तरह बात करते हैं, और जब बिलावल साहब अपने लिए ये बात करते हैं कि जब रिमार्क्स में ये बात आई कि उनका नाम जो है वो उस लिस्ट से हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, मगर तफसीली फैसलों में ऐसा कुछ नहीं होता। और बिलावल साहब से 5 साल की एज का हिसाब किताब जब मांगा जाएगा तो जाहिर है वो बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको कोई गुस्सा कह दे, उसको कोई रियलिटी की बात कर दे, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। उसमें अगर हुकूमत में खलबली मच जाती है, हुक्मरान रोना धोना शुरू कर देते हैं और उनको अपना आईना नजर आ जाता है, तो उसमें बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी का कसूर कहां से आया? और दूसरी बात, जब इल्जाम है वो तो इल्जाम है, हम तो फेस कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने तो पाकिस्तान में बाहर जाने की कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है। हम तो कह रहे हैं कि पहले भी आपने जिस इल्जामात के तौर पर हमारे ऊपर
10% का इल्जाम लगाया, डाकू का इल्जाम लगाया, वो शर्मिंदा हुए लोग। साबित करने के लिए भी तो मेहनत की जा सकती है। अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो उसको गलत साबित किया जा सकता है सर, अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है तो। किरण में वही बात कह रहा हूं कि जिस तरह माजी में उन तमाम लगाए हुए इल्जामात, उसमें से एक दौर नहीं था जब आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए 96 में गवर्नर हाउस लाहौर से, तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई सर। और इस जो मामलात है सर, उसको आप लोगों को देखना होगा। शायद ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए किया जाए, इतना ज़्यादा मवाद वहाँ के लिए इकट्ठा किया जाए, कुछ काम कर लिया जाए। अगर आप बात करें इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात को फेस कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करके वो भी पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब, आप साथ मौजूद थे। एक और अहम वाक़े का तस्करा करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामाबाद में CDA के साबिक मेंबर हैं असद मुनीर, उनकी लाश रिहाइशगाह से मिली। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी तो करार दिया है, पुलिस मामले की तहकीकात भी कर रही है। असद मुनीर की लाश अहलिया और उनका मुलाजिम अस्पताल लाए। पुरसा की डिप्टी कमिश्नर को पोस्टमार्टम न करने की दरख्वास्त की गई। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बेटे के हवाले कर दी गई। असद मुनीर तवील अरसे से अपनी फैमिली के हमरा डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रह रहे थे। असद मुनीर के खिलाफ नैब ने गुज़िश्ता रोज़ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। उन पर बतौर मेंबर CDA इस्लामाबाद में कीमती प्लॉट की बहाली का इल्ज़ाम था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि असद मुनीर की खुदकुशी अचंभे की बात है। कमर जमान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि शरफा की बेतौकीरी होगी तो ऐसे नताइज ही सामने आएंगे। नैब कवानीन पर इस वाक़े से सीखना चाहिए। नैब के किरदार पर अपोजिशन जमातें मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं और असद मुनीर के वाक़े को लेकर भी नैब के किरदार पर मुसलसल उंगलियां उठाई जा रही हैं। का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PSL के हवाले से मैं बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि आज जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ है उसके बाद खिलाड़ी मैदान में किस तरह से उतरे हैं, इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद देखते रहिए 7 से 8। कराची को तकसीम करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिसानी हुकूमत साजिशें कर रही है। कराची को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के ऐलानात करना वो गैर मुनासिब है। इस तरह का कोई भी फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ है। एक जानब सिंध हुकूमत परेशानी का शिकार है तो दूसरी जानब सियासी दर्जा हरारत सिंध में फिर गर्म होने लगा है। MQM पाकिस्तान ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया है। काफ़ी अर्से के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ महाज संभाल लिया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की है। इल्ज़ाम आयद किया है कि कराची को साजिश के तहत तकसीम किया जा रहा है। खबरदार किया है कि कराची में 2 मेयर्स होंगे तो सूबे के 2 वज़ीर आला भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसा भी कह रहे हैं कि कराची को इंतजामी तौर पर तकसीम करने की साजिश हो रही है, लेकिन मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची की तकसीम का फैसला कभी नहीं किया। अब मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि MQM की जानिब से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। MQM क्या सोच रही है, क्यों MQM की जानिब से ये बयान है, इस पर बात करने के लिए MQM पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। लिसानी बुनियाद पर तकसीम का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना है ऐसा कोई इरादा ही नहीं, क्यों फिर MQM पाकिस्तान को खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, MQM जो पीपल्स पार्टी पर लिसानी तकसीम का इल्ज़ाम लगा रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे ख्याल में सिंध के अंदर कोटा सिस्टम जो नाफिज किया था वो भुट्टो साहब की मुतासिब हुकूमत ने नाफिज किया था। अच्छा, उस वक्त जब इन्होंने कोटा सिस्टम नाफिज किया था तो उस वक्त इनका कहना ये था कि देही इलाके के लोग हमारे भाई हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते बकौल भुट्टो साहब कि उनको जॉबों में उस तरह से सीटें मिल सकें, तो इसलिए वो कोटा सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। 40-60 का रेशो रखा गया था। आज वो कोटा सिस्टम लीगली तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट जारी है। इस 10 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3,25,000 जॉबें दी हैं, उसमें उर्दू बोलने वाले कोई भी नहीं है। इस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन को के टेस्ट एग्ज़ाम्स को आप उठा लें तो उसमें 37 डिप्टी कमिश्नर सिंध के कराची के अंदर आए हैं जो कि उर्दू बोलने वाले नहीं, हमारे भाई हैं वो भी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है
कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर उठा लें तो वो तमाम उर्दू बोलने वालों से भरे हुए हैं, जहाँ मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ मेरिट पर हर काम होता है। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर हैं साईदास सोलंकी साहब, उनके 3 बच्चों ने क्या कहते हैं अपना टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का पास किया है। एक बच्चे ने अर्बन के कोटे पर डोमिसाइल बनवा के और 2 ने रूरल्स के कोटे पर, यानी कि सब कुछ इन्हीं का। अच्छा, दूसरा फिर ये कि आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो सिटी गवर्नमेंट मौजूद है उसको बिल्कुल इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, पावरलेस कर दिया है। उनको बिल्कुल इख्तियार देने को तैयार ये नहीं है। आप हमें जॉब ही नहीं देंगे, आप डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे यहाँ पर। आप अगर कराची के थानों को देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा तो ये मुकामी लोग कहाँ जाएं जो पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं। 110 अरब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 110 अरब रुपए, लेकिन यहाँ पर 110 अरब रुपए जीएसटी की मद में सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सिंध कराची दे रहा है, लेकिन ये 10% भी कराची को देना तैयार नहीं है। बिल्कुल तो कराची के लोग ठीक है, ये तमाम हकाइक तस्लीम भी किए जाते हैं, माने भी जाते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये अचानक ये सवाल क्यों और इस पर अचानक से महाज क्यों खोला गया है पाकिस्तान? कुछ दिनों से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं और बहुत अच्छे ऑथेंटिक ज़राए से आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ साजिश कर रही है कि कराची के अंदर 2 मेयर बने, यानी कराची की नौजदा को तस्लीम करके कराची सिटी के अंदर 2 मेयर बनाए जाएं। अच्छा सर, कौन कर रहा है दुनिया ये सीएम ये मीटिंग कर चुके हैं। अच्छा, इनका कहना ये कि हमारे पास कुछ राय कराची किसी डिस्ट्रिक्ट से आई हैं कि इस किस्म का स्टेप लिया जाए। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि अगर कराची के अंदर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि किसी सिटी के अंदर 2 मेयर आप रखें बनाएं, लेकिन अगर आपका ये इरादा है 2 मेयर बनाने का तो सिंध में हमारा कहना भी है, हमारा मुतालबा भी है कि सिंध में क्या 2 सीएम नहीं हो सकते? सिंध 1 सिंध 2 नहीं हो सकता? सिंध अर्बन सिंध रूरल की बुनियाद पर सूबे नहीं बन सकते? अगर कराची से कभी सूबे की आवाज़ बुलंद होती है इन्हीं नाइंसाफ़ी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, क्योंकि एमक्यूएम का वजूद भी इन्हीं नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियों की बुनियाद पर एमक्यूएम वजूद में आई, एहसास महरूमी की वजह से वजूद में आई है। अगर कराची से सूबे का नारा लगता है तो उसको ये कहते हैं कि सिंध माँ हमारी माँ है, धरती है। आप कह रहे हैं कराची की तकसीम का फैसला कभी नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कैसे? अगर मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि कराची को तकसीम करने का हमारा कोई मंसूबा नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मलीर इन्होंने एक बनाया था, वो टोटल लसानी बुनियाद पर बनाया गया है। अगर मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि कराची को तकसीम करने का इरादा नहीं है हमारा, तो कराची में आपने गुज़श्ता 10 सालों में जो जॉबें दी हैं वो तो आपने रूलर्स को दिए हैं, हम वो भी हमारे भाई हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे। लेकिन आप अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अर्बन और रूलर्स को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन पैदा कर रहे हैं, मेंटल डिवीजन, हार्टी डिवीजन आप पैदा कर रहे हैं, जो कि 2 कौमों के लिए ही मुनासिब नहीं है। वैसे ही बहुत हसास सेंसिटिव सूबा है। इस सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 10 साल में सिवाय करप्शन के, सिवाय लूट मार के तमाम डिपार्टमेंट उन्होंने तबाह करके रख दिए हैं। पूरा सिंध थर का मंजर पेश कर रहा है। कराची आप देखें कचरे का ढेर बना दिया है। कराची के वो डिपार्टमेंट जो मेयर के पास होने चाहिए थे वो तमाम सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। एक तरफ सिंध को अपनी माँ धरती कहते हैं, दूसरे इसी धरती की इन्होंने माँ बहन एक करके रख दी है। आप देखें इनके तमाम वज़रा पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, नैब ज़दा हैं। आज साजिद साहब बिल्कुल आप अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, लेकिन ज़रा लफ्ज़ों का ख्याल रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल आपने बात की कि 10 साल से क्या किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, सर अपोजिशन में आप रहे हैं, आपकी जानिब से इनको रोकने के लिए क्या किया गया, इसका शायद जवाब साजिद साहब ना हो आपके पास, लेकिन अचानक से ये महाज खुला है, ये यकीनन देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए। न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दों का हमला, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बड़े नुकसान से बची है, बाल बची है। दोनों टीमों ने मैच से पहले खामोशी इख्तियार की है। खिलाड़ी सियाह पट्टियाँ बांधकर मैदान में उतरे हैं। ये मैं आपको PSL के आज के मैच के मंजर दिखा रही हूँ, दिखा भी देती हूँ। तो ये मनाजिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।